सेमेस्टर 4 का हम लोग आज सैलरी का सेकंड क्लास अपलोड करने वाले हैं। उसका वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो सैलरी 1 में हम लोगों ने आप लोगों को समझाया था सैलरी किसके बेसिस में टैक्सेबल होता है, कौन सा हेड में टैक्सेबल होता है और कौन सा आइटम टैक्सेबल होता है। मैंने ये बताया था अगर सर्विस प्रोवाइड करने से कोई पैसा आता है तो वो क्या सैलरी में जाएगा ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स व पीजीबीपी में जाएगा, वो देखने से पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट देखना पड़ेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस तो मान लीजिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है, वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। लेकिन इफ इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस देन वो अदर सोर्स में होगा और पीजीबीपी बिजनेस इनकम में टैक्सेबल हो सकता है। तो वॉट एवर मे बी द सिचुएशन हम लोग उसको दिमाग में रखते हुए मैंने बेसिस ऑफ चार्ज शुरू किया था, जहां पर एक सवाल कुछ देर पहले ही रोहित ने पूछा था, दैट इज सर मुझे थोड़ा बेसिस ऑफ चार्ज बता दीजिए। भाई उसमें कुछ स्पेशल नहीं है। बेसिस ऑफ चार्ज का मतलब ही होता है आपने सैलरी ड्यू बेसिस और कैश बेसिस, मतलब अगर आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी है प्रीवियस ईयर का तब भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, मतलब एरियर सैलरी के ऊपर भी टैक्स देना पड़ता है। अगर आप दिखाते हैं, अगर आपको पता है, अगर आपको सैलरी एडवांस में मिलता है तब भी आपको टैक्स देना पड़ता है। मतलब बोलता है ड्यू बेसिस दैट इज एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस, जो पहले ऑकर होगा उसी के बेसिस में ऊपर टैक्स देंगे। तो सैलरी का मतलब मैंने आप लोगों को 17 में पूरा सेक्शन में भर भर के लिखाया है। दूसरा मैंने आप लोगों के साथ दिखाया है बेसिक सैलरी, जिसके ऊपर मैंने दो चीज आपके सामने रखा, एक विथ इंक्रीमेंट और विदाउट इंक्रीमेंट। ओके, तो उसको बेसिस के रख के हम लोग प्रॉब्लम को, मेरा क्लास को आगे लेके जाएंगे। तो वहां पर मैंने बहुत कुछ आइटम का नाम दिया था, तो बेसिक का हो गया। उसके बाद आ जाता है डियरनेस अलाउंस। ये क्यों दिया जाता है? टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अंडर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में क्या होता है, चीज का भाव बढ़ जाता है और आपका तो रेगुलर बेसिक पे चेंज नहीं हो सकता है, बेसिक पे तो एक बार फिक्स हो जाता है। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड आपका जो प्राइस लेवल बढ़ रहा है उसको सपोर्ट देने के लिए आपको एक अलाउंस देना पड़ता है, जिसका नाम है डियरनेस अलाउंस। ओके, तो मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अंडर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। एम्प्लॉयर शैल नहीं होगा, कर भी सकता है नहीं भी, मे प्रोवाइड सम allowances to maintain living standard। ओके, नाउ सवाल है क्या डियरनेस पे टैक्सेबल होगा? 100% फुल टैक्सेबल, इसमें कोई डाउट नहीं है, इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। It is fully taxable. No exemption is available. इसका दो पार्ट होता है, एक पार्ट ऑफ सैलरी, part of allowance।
पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी, नॉट सैलरी, बेसिक सैलरी, पार्ट ऑफ अलाउंस। पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी मतलब जब आपका सैलरी का कंप्यूटेशन में जब आप देखेंगे, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आप सिर्फ इतना मान के रखिए, ये अलाउंस का दो पार्ट होता है। एक पार्ट को माना जाता है इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी, और एक पार्ट को माना जाता है नो इट इज मेयर अलाउंस। तो बेसिक पार्ट जो होता है, इफ नथिंग मेंशन, क्वेश्चन में आपका डिवीजन बोल देगा, इफ नथिंग मेंशन assuming forming part of basic salary, forming part of salary, okay? इसका कैलकुलेशन और डियरनेस अलाउंस, शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे डीए, दो प्रकार का होगा। एक स्ट्रेट, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक सैलरी। एक एग्जांपल काफी होगा, डीए ₹5,000 पर मंथ, बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ। ये इसका एग्जांपल है। इसका डीए एट द रेट ऑफ 80% ऑफ बेसिक, बेसिक सैलरी 30,000 पर मंथ। आई थिंक आपको समझ में आ चुका है। यहां पर जब डीए कैलकुलेट करेंगे तो डीए का अमाउंट क्या होगा, स्ट्रेट वे 5,000 पर मंथ, और यहां पर बेसिक जो सैलरी है उसका 80% आपका डीए है। डन। तो इस तरीके से कैलकुलेशन दो प्रकार के हो सकता है, एक स्ट्रेट वे बोल सकता है और एक बेसिक सैलरी के ऊपर डिपेंड करके बोल सकता है, 40% ऑफ बेसिक। सर कितना फॉर्मिंग पार्ट अगर नहीं बोलता है तो पूरा को मानो आप फॉर्मिंग पार्ट। एक एग्जांपल आप लोगों के लिए काफी होगा, कैलकुलेट बेसिक एंड डीए। लास्ट ड्रॉन सैलरी रुपीज, लास्ट ड्रॉन बेसिक सैलरी रुपीज 28,000, लास्ट इंक्रीमेंट ड्यू ऑन January 2020 rupees 3,000। बोल रहा है पूरा ज्वाइनिंग बेसिक नहीं बोला है, क्या बोला है, बोल रहा है आपका लॉस ड्रॉन बेसिक है 28,000। लॉस ड्रॉन बेसिक कौन सा डेट सर, 31/3/2020। ये भी बोल रहा है ये 28,000 इंक्रीमेंट के बाद आ रहा है। इंक्रीमेंट कितना, 3,000 कब हुआ है, जनवरी माइनस इंक्रीमेंट है। मतलब मैं कह सकता हूं जनवरी, फरवरी और मार्च, एक 3 महीना का सैलरी उसको 28 करके मिला होगा। जनवरी से पहले दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, सर तब इंक्रीमेंट तो कम 3,000 नहीं था, तो तब कितना मिला होगा, 25,000। सो क्लियर, 25,000 करके उसको 9 मंथ मिला होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी, फरवरी, मार्च उसको इंक्रीमेंट जन में हुआ, तो जन, फरवरी, मार्च, ये 3 महीना उसको 28 करके मिला होगा। डीए 120% ऑफ बेसिक,
ब्रैकेट में 60% फॉर्मिंग पार्ट, ओके। सॉल्यूशन, बेसिक सैलरी previous year 2019-20, always इंक्रीमेंट से पहले बेसिक सैलरी कितना था 25,000, तो अप्रैल 19 टू दिसंबर 19 क्या हुआ होगा 25,000। वाई 25,000 सर? ये तो 28 इंक्रीमेंट के बाद होता है, तो इंक्रीमेंट से पहले 28 था, इनटू 9 मंथ्स 2,25,000 प्लस Jan 20 जब इंक्रीमेंट हो चुका तो February 20, March 20, 28,000 करके 9 मंथ, 3 months 84. So what is the basic? 309. Agree? Plus dearness allowance. पहले आप लोग देखिएगा, उसके बाद इसको मैं दो तरीके से लिखूंगा। फॉर्मिंग पार्ट, क्यों है ब्रेकअप 2-3-4 क्लास के बाद आपको पता चलेगा। फॉर्मिंग पार्ट आपका क्या है 3,09,000 आपका बेसिक, उसका 120% आपका डीए, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई थिंक डीए आपका है 3,09,000 इंटू 120%। उसका दो पार्ट 60% फॉर्मिंग और नॉट फॉर्मिंग, बाकी जो बचा रहता है सर 309,000 इंटू 120% इंटू 40%। हे मेरा डीए, उसमें कोई डाउट नहीं है। 3,09,000 का ऊपर 1,20,000 मतलब 3,09,000 इंटू 120%। फर्स्ट में ही ये होगा 370,800, कोई शक नहीं। लेकिन इसका दो पार्ट है, पार्ट का हिसाब आपको देखना पड़ेगा। इंटू 60% 222,480, 1,48,320। आपको अल्टीमेटली 3,70,800 ही लिखना पड़ेगा, लेकिन आप जब भी डीए लिखेंगे आप ये ब्रेकअप करके लिखिएगा, बिकॉज इसके बाद जब भी इसका जरूरत पड़ेगा आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। आप यहां से फिगर खींच के लेके चले जाएंगे, सबको लेके नहीं जाएंगे। अगर कोई कैलकुलेशन में मैं बोलता हूं बेसिक प्लस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ डीए, तो आप बेसिक तो लेंगे, गलती से 3,70,800 नहीं लेंगे। फॉर्मिंग पार्ट मतलब 2,22,480 लेंगे। टैक्सेबल जब होगा तब तो पूरा ही टैक्सेबल होगा, 3,09,000 एंड 3,70,800। मैंने लिखा था ना, इट इज नथिंग, नो फुट इज फुल्ली टैक्सेबल, तो टैक्सेबल फुल्ली हुआ। कभी कभी कैलकुलेशन में किसी जगह मुझे लगता है, उस टाइम के लिए मैं बोल रहा हूं, तो इसके लिए मैंने ए बी दो पार्ट करके रखा है। डन, बस 3,09,000। ये कैसे कैलकुलेशन है सर? ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक सैलरी। स्ट्रेट वे में बोल सकता था 15,000 पर मंथ, तो डियरनेस अलाउंस 15,000 पर मंथ लिख देंगे। सर फॉर्मिंग पार्ट और नॉट फॉर्मिंग पार्ट, वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने कहीं पर बोला है कुछ, मैंने एक लाइन बोल कर दिया था, इफ नथिंग मेंशन इन द क्वेश्चन assuming फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी। अगर कुछ नहीं बोला रहता है तो मानेंगे फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी। एग्जाम्पल 1, ओके। अच्छा, इसके रिलेटेड एग्जाम्पल 2 भी ले लेते हैं, अच्छा लगेगा। कैलकुलेट बेसिक डीए। बेसिक सैलरी
₹30,000, DA ₹15,000। बस आराम से हो सकता है। सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर 2019-20 बेसिक सैलरी $30,000 into 12 plus DA dearness allowance। सर क्या लिखेंगे? फॉर्मिंग और नॉट फॉर्मिंग कुछ नहीं बोला है। एज्यूमिंग फॉर्मिंग पार्ट कितना? 15,000 into 12 ओ इसका फिगर नहीं लिखा था। टोटल $6,79,800। तो आई थिंक बेसिक एंड डीए के बारे में कंसेप्शन क्लियर। मजे क्या बात, अगर बेसिक सैलरी आप कैलकुलेट करना भूल किए तो आपका डीए भी भूल हो सकता है अगर डीए इस फॉर्म में देता है तो इसलिए बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट। हाँ कॉपी तो करना ही है आप लोगों को, उसमें क्या हाल है प्रॉब्लम। Commission it is the reward for certain specific service कंपनी आपको ये कमीशन क्यों देता है? इट इज अ रिवॉर्ड फॉर सर्टेन स्पेसिफिक सर्विस और सर्टेन परफॉर्मेंस। सेल्स का ऊपर कमीशन गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। ओके ये दो प्रकार का होता है। फुल्ली टैक्सेबल, यस फुल्ली टैक्सेबल। अच्छा जब नहीं बोलूंगा तो ऑलवेज एज्यूम कर लेना टैक्सेबल ही है। फर्स्ट ऑन मंथली बेसिस, ऑन मंथली नहीं बोलूंगा, फिक्स बेसिस। एग्जाम्पल कमीशन
to employee Amit rupees 2000 per month fixed basis on variable basis. Example, commission 10% on turnover over मतलब sales, that is sales achieved by employee. मतलब सेल्स का वैल्यू चेंज होगा तो कमीशन भी चेंज होगा, तो फिक्स्ड कुछ नहीं है, वेरिएबल है. सो दैट इज कमीशन. बोनस, it is the additional payment to employees for working throughout the year. आपने सारा साल कंपनी के साथ रहा, आपने लॉयल्टी दिखाई है, तो इसके लिए कंपनी आपको कंपेंसेट करना चाहता है फॉर योर सर्विस थ्रू आउट द ईयर. दैट इज बोनस. ये पर मंथ नहीं होता है, बोनस साल में एक बार ही मिलता है. ओके. इट मे बी कॉन्ट्रैक्चुअल, मतलब इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में था, आपको एक्स ग्राशिया, एक्चुअली एक्स ग्राशिया का ही दूसरा नाम है बोनस, आपको मिल रहा है. ये 20% बेसिक आपको बोनस मिलेगा, तो ठीक है, दैट इज कॉन्ट्रैक्चुअल. और इट मे बी, अब कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब आपको देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है. और इट मे बी ग्रेचुइटस. ग्रेचुइटस मतलब एम्प्लॉयर आपको दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है. मुझे इंटरेस्ट नहीं है टैक्स का पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे सिर्फ इतना पता है, अगर कॉन्ट्रैक्चुअल है तो भी मेरा बोनस है, जो ग्रेचुइटस है बोनस है, लेकिन इसको माना जाता है पार्ट ऑफ परक्यूजिट्स. आप प्लीज सवाल मत कीजिएगा कि परक्यूजिट का मतलब क्या है, सिर्फ एक लाइन में बता देता हूं. नॉर्मल सैलरी, कमीशन, डीए छोड़ के इन एडिशन अगर कुछ मिलता है जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, दैट इज कॉल्ड परक्यूजिट्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पर्क. आप कॉर्पोरेट सेक्टर में सैलरी से ज्यादा पर्क्स उसको मिलता है, तो लोग सैलरी का पोस्ट नॉट द कितना पैसा आता है डिपेंड करता है, क्या पर्क्स देता है, क्या बंगला देता है, कार देता है, मोबाइल फोन देता है, बाइक देता है, फॉरेन ट्रिप कराता है, मेडिकल फैसिलिटी देता है, एजुकेशन फैसिलिटी देता है बच्चे को, गैस इलेक्ट्रिसिटी फ्री में देता है, इसको सब माना जाता है पार्क. दे आर पार्ट ऑफ सैलरी वेरी मच, बट ये कैश में नहीं आता है. कैश में भी आ सकता है, सॉरी नॉन कैश में भी आ सकता है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है. इन एडिशन टू दैट एम्प्लॉयर का मर्जी के ऊपर निर्भर करता है, तो दैट इज बोनस. अगर ऐसा कुछ ग्रेचुइटस बोनस है तो परक्यूजिट में टैक्सेबल होगा. मैं परक्यूजिट अभी तक नहीं पढ़ा है, तो अभी जितना बोनस कराऊंगा ऑलवेज आप याद रखिएगा नॉर्मल बोनस. दोनों में ही एक्चुअली टैक्स देना पड़ता है, फुल्ली टैक्सेबल. ओके, सो दैट इज अ कमीशन, दैट इज अ बोनस. कमीशन मतलब कुछ परफॉर्मेंस के लिए आपको मिलता है बोनस. आप सारा साल कंपनी में रहे, इसलिए कंपनी आपको कंपेंसेट करता है. ये कंपेंसेशन अगर कॉन्ट्रैक्चुअल है, अगर डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट का डॉक्यूमेंट में अगर लिखा रहता है, जब ज्वाइन किया उसको अगर पता है रेट, तो कॉन्ट्रैक्चुअल. अगर मन में इच्छा हुआ तब दे रहा है तो ग्रेचुइटस. एक्स ग्राशिया इज अ ग्रेचुइटस, यस, बोनस. चलिए, तो कमीशन हो गया, बोनस हो गया. एक एग्जाम्पल मैटर को इजी करते हैं. एग्जाम्पल, कंप्यूट
टोटल सैलरी। बेसिक on 1st April 2020 rupees 40,000 per month. Increment on 1/12/2020 by rupees 5,000. DA 80% of basic. Commission 10% on turnover. Turnover achieved rupees 2 lakh. Bonus 20% of basic and DA. Solution. करो। Previous year 2019-20. Basic salary April 19 to November 19 कितना था 40,000 करके। क्यों नवंबर तक लिया सर? दिसंबर से ही 5,000 बढ़ गया तो 40,000 into 8 months 20. December 19 to March 20. 45,000 into 4 months. टोटल तो 12 महीने का होगा 1,80,000. DA कुछ नहीं बोला है तो assuming forming part 80% of basic. देखिए बेसिक गलत तो सब कुछ गलत 4 लाख. कमीशन ऑन टर्नओवर मतलब सेल्स 10% on 2 lakhs 20. Bonus क्या बोल रहा है? बोनस 20% of basic and DA. Forming not forming कुछ नहीं बोला है, full DA. So 20% on 5 lakh plus 4 lakh 9 lakh के ऊपर 9 lakh का 20% 1,80,000. टोटल सैलरी देख ही सकते हैं. अगर बोनस में गलती हुआ तो सब जगह गया, बेसिक में गलती हुआ तो क्लियर. तो हम लोगों के पास बेसिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हम लोगों के पास डीए का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कमीशन के कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बोनस क्लियर हुआ. सर फीस और कमीशन की तरह ही
नॉर्मली वो फिक्स रहता है। एक्चुअली याद रखना, जब कमीशन फिक्स हो जाता है ना, मोरलेस उसको फीस ही कहा जाता है। फीस ऑलवेज, वो भी एक्स्ट्रा काम करने के लिए फी मिलता है। मतलब नॉर्मल रूटीन वर्क से बाहर कुछ काम करते हो तो आपको फी मिलेगा। देन सैल्यूट। अब आ जाता है इसका नेक्स्ट पार्ट। कॉपी कीजिए। अब आ जाते हैं अलाउंस। अलाउंस इज अ मॉनेटरी बेनिफिट गिवन टू एम्प्लॉय। अलाउंसेस it is a monetary benefits allowed to the employees for motivation. Loyalty towards organization. It is paid in form of cash. Irrespective of actual expenditure. पूरा अलाउंस को मैं आप लोगों के सामने 3 तरीके से डिवाइड करूंगा। फुल्ली एग्जेम्प्टेड, fully taxable, partly exempted, and partly taxable. बहुत सारा अलाउंसेस है, मैं जो लिस्ट करा के दूंगा उतने में ही आप लोग सीमित रहेंगे, उसके दिमाग से बाहर नहीं जाएंगे। चलिए, फुल्ली एग्जेम्प्टेड, याद रखिएगा ये अलाउंस का नाम देख के आपको लगेगा ये एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉयर का खुद का फायदा के लिए। नाम देख के ही आपको लगेगा जी अच्छा सर ये पर्पस तो एम्प्लॉयर के लिए ही है, तो मुझको एडिशनल बेनिफिट कैसे मिल रहा है। लेकिन हाँ, कैश में मिल रहा है इसलिए आपके लिए अलाउंस है, लेकिन फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, मतलब उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता है। एक ट्रैवलिंग अलाउंस, आप लोग जानते ही है, बाहर काम करने के लिए आपको भेजा जाता है तो ट्रैवल करना पड़ता है, तो ट्रैवल का खर्चा कौन देगा? एम्प्लॉय खुद, एम्प्लॉय का है तो एम्प्लॉयर को ही ये अलाउंस देना पड़ता है, ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग नॉर्मली बाहर जाने के लिए और इसको और एक भी नाम से जाना जाता है ट्रांसफर अलाउंस। कौन ट्रांसफर करता है? एम्प्लॉयर, तो कंपेंसेट तो एम्प्लॉयर ही करना पड़ेगा, बिकॉज वो जहां पर जा रहा है तो जाने का खर्चा कौन देगा? ट्रू। डेली अलाउंस,
आपका घर कलकत्ता में है, आपको शिफ्ट करके बैंगलोर दे रहा हूं, तो बैंगलोर में खाएंगे क्या? चना। तो बैंगलोर में रहने के लिए आपको डेली अलाउंस प्रोबेबली 500-600 रुपए आपको जो डेली देगा, जितना दिन आप ट्रांसफर करके वहां पर रखेगा, तो आपका डेली अलाउंस माना जाएगा। हाँ, आपको परमानेंटली ट्रांसफर नहीं किया, आपको सिर्फ कुछ काम के लिए 10-12 दिन के लिए बैंगलोर में भेजा गया है, तो बैंगलोर में खाएंगे क्या, इसके लिए आपको डेली अलाउंस देता है। तो वो क्यों टैक्सेबल होगा? एम्प्लॉयर को बेनिफिट मिलता है ना एम्प्लॉय को, तो कभी भी एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, नहीं तो एम्प्लॉय जाएगा ही नहीं। 3 अलाउंस और कार अलाउंस फॉर ऑफिशियल। अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए आपको कार मिलता है, कार नहीं, कार अलाउंस मिलता है, कन्वेंस मिलता है, मतलब विद इन सिटी अगर आपको जाना पड़ रहा है, ये सब करना पड़ रहा है, आपको काम करना पड़ेगा, तो आपके लिए जो टीए ट्रैवलिंग और कन्वेंस अलाउंस कुछ देता है वो भी एग्जेम्प्टेड होगा। 4 यूनिफॉर्म अलाउंस। वोडाफोन में जाते हैं ना, लड़की लोग बैठा रहता है एकदम ड्रेस फ्रेश करके। इतना ड्रेस मेंटेन करने के लिए, वो पसीनादार बदबू वाला ड्रेस को मेंटेन करने के लिए कौन पैसा देता है? एम्प्लॉयर बोलेगा मैं दूंगा, आप फिटफाट होके वहां पर बैठिए, तो उसके लिए जो मिलता है मेंटेन करने के लिए यूनिफॉर्म अलाउंस। पुलिस को मिलता है ये अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस। हेल्पर अलाउंस, बड़ा काम करने के लिए आपको हेल्पर असिस्टेंट मिलता है, इसके लिए अगर आपको अलाउंस दिया जाता है तो ये हेल्पर अलाउंस, बिकॉज ये ऑफिशियल पर्पस के लिए। आप देखिए सब नेचर ऑफिस रिलेटेड है, तो इसके लिए एम्प्लॉय को बेनिफिट ही कुछ नहीं मिल रहा है, तो एम्प्लॉय क्यों इसके ऊपर टैक्स देगा? तो हेल्पर अलाउंस ये टीचर लोगों को मिलता है। रिसर्च अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, कॉलेज दे रहा है भाई, सर आप बहुत पढ़ा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, मतलब पढ़ाने के लिए नहीं, पढ़ाने के लिए, खुद को पढ़ने के लिए, जो बुक खरीदते हैं, जो मैगजीन पढ़ते हैं, तब तो अच्छा पढ़ाएंगे। वो सब करने के लिए क्या बोल रहा है? मैं आपको पैसा दूंगा, अलाउंस दूंगा। दैट इज कॉल्ड रिसर्च अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस। बड़ा इंस्टीट्यूट साइंटिफिक रिसर्च में पढ़े थे ना, ISI, IIM, वो लोगों को रिसर्च अलाउंस मिलता है। मतलब आप रिसर्च करिए, मैं आपको पैसा दूंगा। सैलरी जो मिलता है प्लस रिसर्च करने के लिए भी मैं आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव दूंगा। दैट इज कॉल्ड रिसर्च अलाउंस। इसका उद्देश्य जिसको दे रहा है उसका बेनिफिट के लिए नहीं, अच्छा पेपर पब्लिश होगा, अच्छा रिसर्च वर्क होगा, तो एम्प्लॉयर का नाम होगा, ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, न्यू रिसर्च का पेटेंट मिलेगा। वो एक्चुअली जो लोग साइंस लेके पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, वो लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में ये सब मिलता है। कॉमर्स में नहीं है, कुछ नहीं है। रिसर्च अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, तो ये सब देने का कारण यही है एम्प्लॉय नॉलेजेबल हो, उस नॉलेज बिजनेस में काम में आए। दैट इज रिसर्च अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस। ये जो 6 अलाउंस मैंने आप लोगों को दिया है, बेसिकली अलाउड टू एम्प्लॉई for the benefit, indirect benefit to employer. Therefore, it is exempted to the extent it is used for office purpose. याद रखिएगा, अगर कुछ नहीं बोला जाता है तो ऑलवेज मानिएगा इट इज बेसिकली फॉर ऑफिस पर्पस। लेकिन हाँ, क्वेश्चन में बोल दिया यूनिफॉर्म अलाउंस दिया है 10,000, उसमें कुछ नहीं बोला तो एज्यूम करूंगा 10,000 ही ऑफिस पर्पस।
10,000 दिया है, कोई गधा ही ऐसे बोलेगा, बोल रहा है 2000 पर्सनली काम किया है, तो 8,000 मान के चलेंगे ऑफिस। 8,000 के लिए आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, 2,000 के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ओके, घबराइए मत, ये सब मैं प्रॉब्लम में कराऊंगा, आज के क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में ऑब्वियसली कराऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो एग्जेम्पशन लोएस्ट वन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14, सर याद रखना पड़ेगा? एकदम नहीं, सिर्फ क्या लोएस्ट वन है वो देख लो। ए, अमाउंट ऑफ अलाउंस रिसीव्ड। बी, अमाउंट स्पेंट फॉर ऑफिस। अगर कुछ नहीं बोला जाता है तो पूरा ही मान के चलेंगे ऑफिस। ओके, दैट इज an exemption amount. If nothing mentioned, in the question, assuming spent for office use, अगर बोला जाता है तो डिफरेंट इशू, नहीं बोला जाता है तो ऑलवेज दैट। ठीक है, दैट इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड। इसका प्रॉब्लम मैं कराऊंगा, आज से दिखा के रखता हूं। पार्टली एग्जेम्प्टेड एंड पार्टली टैक्सेबल। चिल्ड्रन hostel allowance, children education allowance, transport allowance, for physically challenged एम्प्लॉई। मतलब हो सकता है बंदा देख नहीं सकता, हाथ चल नहीं सकता, कान में सुन नहीं सकता, वो लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर देता है तो पार्टली एग्जेम्प्टेड है। फॉर हाउस रेंट अलाउंस, 5 entertainment allowance to government employees। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस देता है उसमें पार्टली का मैटर होगा, जब कराऊंगा तब दिखाऊंगा। तो यहां पर 6, यहां पर 5 याद रह जाएगा, करते करते आराम से हो जाएगा। 5 का तो नाम ऐसे ही आ जाएगा, ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्ट, डेली, कन्वेंस, यूनिफॉर्म हेल्पर, रिसर्च, एकेडमिक। एग्जांपल याद रखना, पार्टली चिल्ड्रन हॉस्टल, चिल्ड्रन एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो किसका? फिजिकली चैलेंज्ड एम्प्लॉइज। हाउस रेंट अलाउंस किराया, एंटरटेनमेंट अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये पार्टली। ये छोड़ के जिंदगी में जितना आएगा फुल्ली टैक्सेबल। मेडिकल अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, मेट्रो सिटी में खर्चा ज़्यादा होता है तो लोगों को सपोर्ट देने के लिए कुछ अलाउंस दिया जाता है, तो इसका नाम है CCA,
क्वेश्चन में सीसीए बोल के लिखा रहेगा लंच अलाउंस, नॉट फैसिलिटी, अलाउंस। तो मेडिकल, टेलीफोन, सिटी, लंच, और भी होता है। कंप्यूटर अलाउंस, जो चाहे, लिस्ट अनएंडिंग है, बढ़ता ही सकता है। आप लोग सिर्फ इतना याद रखिएगा और बाकी जो आएगा याद रखिएगा, फुल्ली टैक्सेबल। देखिए बुक में देखेंगे तो एटलीस्ट 15-20 पेज लिखा हुआ है, मैंने आपको शॉर्ट करके प्लीज यहां पर ही डाल दिया है। नेक्स्ट दिन जब प्रॉब्लम कराऊंगा आपको और भी मैटर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना तक काफी, इसके बाद हम लोग मंडे नहीं ट्यूसडे एंजॉय करेंगे ये क्लास, ठीक है बेटा। चलिए जी, टाटा। हाँ अच्छा, अच्छी तरह से ये करना। अच्छा बार बार बोल रहा हूँ, जो सबको बोल रहा हूँ, आप लोग नोट्स को कॉपी करेंगे, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा उस दिन। कोई कोऑर्डिनेटर ये मैटर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि क्लास आपने किया है और नहीं। आपका सीन का मतलब होता है मैंने क्लास रिसीव किया, मैंने देखा है, क्लास किया नहीं, आपका नोट्स प्रूफ करेगा और उसी नोट्स के बेसिस में आपको अटेंडेंस फाइनली मिलेगा। तो याद रखिएगा ये बात, ये आपका सीन का पार्ट है। आपको दिखाना पड़ेगा कि सर मैंने किया है, और आपको नहीं करने का तो कारण भी नहीं है। एग्जाम भी हो सकता है, एग्जाम होगा भी, तो कैसे होगा ना होगा बाद में पता चल रहा। आप तो जानती है 6 सेमेस्टर का एग्जाम जुलाई मंथ में है, तो जैसे 6 सेमेस्टर का जुलाई मंथ में है तो उसके बाद ही आप लोगों को पकड़ेगा। तो प्रिपेयर रहिए, एनी टाइम आप लोगों को खबर आ सकता है, और आप लोग एकदम रेडी करके रखिए, बिकॉज ओवर दैट विदाउट दैट नॉलेज आप 5th सेमेस्टर में जा नहीं सकेंगे, आप कुछ कर नहीं सकेंगे विदाउट दैट कॉन्सेप्ट। आपको सीखना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, मैं जानता हूं सब कर रहा है, हाँ अभी नहीं हो रहा तो पूरा कंप्लीट करके, जिस दिन मिलेगा उस दिन पूरा कंप्लीट करके अपने हाथ में दीजिएगा। प्रॉब्लम सबको रहता है, वो बोलने से क्या होगा, लेकिन सपोर्ट तो देना पड़ेगा आप लोगों को। थोड़ा टाइम निकाल के आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा बेटा, क्या करेंगे बोलिए। देख रहे तो सारा दुनिया का हाल। चलिए बेटा।